गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथ्स। आपके जो है पेपर 1 जिसमें जो है आपकी यूनिट 1 और उसका टॉपिक है कौन सा, क्रमचय ग्रुप। ठीक है, यानी परम्यूटेशन ग्रुप। उसमें जो है हम लोग साइकिल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो परम्यूटेशन के जो चक्र बनते हैं यानी साइकिल्स बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं। तो लास्ट टाइम जो है कहाँ तक किया था हमने कि असंयुक्त चक्र जो है वो क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। असंयुक्त चक्र जो वह होते हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, वहां तक हमने छोड़ा था। अब जो है एक इसके बारे में एक पॉइंट है, बोलते हैं कोई भी दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है। ठीक है, एक पॉइंट है इसके बारे में। क्रम विनिमय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, आपकी किताब में इसको सिद्ध करने के लिए लिखा हुआ भी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि कैसे उसको सिद्ध किया हुआ है। अब जो है हम लोग एक थ्योरम करेंगे, इस चक्र की जो है लंबाई और उसकी कोटि से संबंधित जो है एक हम लोग थ्योरम करेंगे। ठीक है, थ्योरम ये है, कहते हैं कि आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है। ठीक है, आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है। ये शायद हमने पहले बता भी दिया था। जैसे 4 एलिमेंट थे तो सिग्मा के ऊपर पावर 4 लगाते थे तो उसमें हमको वही एलिमेंट जो है फिर से प्राप्त होता था, यानी कि सिग्मा 4 = I मिलता था। लेकिन इसको जो है जनरली जो है प्रूव करके बताना है और ये थ्योरम भी पूछा गया है। लिखेंगे कि माना प्रूफ कि F = x1 x2 और xr एक आर लंबाई का चक्र है। ठीक है, देयरफॉर f of x1 = होता है x2 और f of x2 = होगा x3। ठीक है, एंड सो ऑन। और f of xr = फिर से हमें प्राप्त होगा x1। चलिए इसको लेते हैं। ठीक है, f of x1 = x2, तो दोनों तरफ जो है हम लोग क्या लगाते हैं कि f लगा देते हैं। तो f of fx1 ये हो जाएगा f² x1 यानी कि होगा f of x2 और जो कि मिलेगा आपको x3। कहने का मतलब कि अगर f² x1 करते हैं, f² x1 करेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पे x3। फिर से मैं f लगाती हूँ, पूरी प्रोसीजर करके नहीं बताऊंगी। तो अगर f3 x1 यानी f of x3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x4। ठीक है, और ये प्रोसीजर जो है हम लोग चलाते जाते हैं। f of r-1 x1 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे f of xr। ठीक है, ओनली ये मिलेगा हमें यहाँ पे xr।
ठीक है, तो फिर से जो है एक बार फिर इसके साथ जो है f का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इस जितने भी ये f ऑफ r माइनस 1 क्रमचय जो है उनका गुणन है, तो फिर से करते हैं। तो ये f r x1 यानी f ऑफ x r, तो ये हो जाएगा x1। इसका मतलब होगा कि f ऑफ r x1 इज इक्वल टू x1। क्या लिया हमने कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 लिया। फिर इसमें जो है हम लोग और क्रमचय का जो है गुणन करते जाते हैं, यानी कि इस x1 एलिमेंट की जो इमेज जो है वो इन क्रमचय गुणन के साथ जो है क्या बनती जाती है देखते जाते हैं। तो जैसे ही जो है हम लोग f का r बार गुणा करेंगे, ठीक है, f का r बार गुणा करेंगे, तो फिर से जो हमें x1 जो है प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्रोसीजर जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे आगे जो है वो करते जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अब देखो ये संख्याओं में मैंने आपको बता दी है, ये संख्याओं में मैंने करके बता दिया है। एक सिग्मा लिया था उससे जो है मैंने करके, लेकिन अब ये थ्योरेटिकली कर रहे हैं। उसी प्रकार f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 मिलेगा, f ऑफ r x3 इज इक्वल टू x3 मिलेगा, एंड सो ऑन f ऑफ xr इज इक्वल टू आपको xr मिलेगा। ठीक है, अब ये तो सारे एलिमेंट जो है कौन से हैं, ये हमारे जो है f x1 x2 कॉमन ही लगाते हैं, xr के एलिमेंट है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी इमेज जो है वही एलिमेंट आएगी। चलिए फाइंड करते हैं, क्योंकि ये जो है क्या है, f क्या है कि हमारे जो समुच्चय होगा, कोई भी ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है क्या करते हैं, एक चक्र बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वो समुच्चय A है, ये जो x1 x2 से लेकर xr जो है वो क्या है, इसका एक उपसमुच्चय है, A का उपसमुच्चय है। ठीक है, ये जितने भी जो है अवयव क्या है वो A के ही अवयव है, जो एक साथ मिलके जो है एक चक्र बनाते हैं। और चक्र कौन सा बनाते हैं, ये F का। लेकिन मान लीजिए कि अगर A में x1 x2 से लेकर xr, मैं कहती हूँ xm तक एलिमेंट है, क्योंकि समुच्चय में तो कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है x1 से लेकर xr तो एक चक्र बनाते हैं, बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, उनकी इमेज जो है f के तहत जो है वही एलिमेंट जो है होगी, यानी वह जो है उनका प्रतिबिंब जो है वह स्वयं अवयव होगा। अगर वो हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो एलिमेंट हो जाते तो क्या वही एफ आर इज इक्वल टू, हाँ हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि अगर इस तरह का मैं लिख देती हूँ, पूरा जो है चक्र मैंने बनाया ना, मेरा समुच्चय ये है ए एम तक, तो इसको मैं लिख देती हूँ x1 की इमेज x2, x2 की इमेज x3 एंड सो ऑन, और xr की इमेज x1, ये बन गया। लेकिन इसके बाद xr+1 की इमेज जो है क्या आ जाएगी, xr+1, xr+2 की इमेज आएगी xr+2, और xm की इमेज आएगी xm, क्योंकि उसके बाद जो है इस f के अंतर्गत जो है, इस f के अंतर्गत इन एलिमेंट की इमेज बस स्वयं एलिमेंट है, और ये जो है ये पूरे मिलके एक चक्र बना रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे कि यदि x does not belongs to x1 x2 से लेकर xr, परंतु x belongs to range of f, क्या है, x belongs to range of f। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, f के अंतर्गत उसकी इमेज क्या है, वह स्वयं अवयव है। क्या है, वह स्वयं अवयव है। तो अगर इसके ऊपर मैं जो है एफ आर एक्स लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है आपके
ये आई एक्स है, एक्स की यानी कि क्या है आई एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आई के ऊपर जो है वो आर लगा दो तो फिर से क्या मिलेगा आपको एक्स ही मिलेगा। ठीक है, तो एफ आर एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x1 से लेकर xr जो चक्र बनाते हैं उसके अलावा हमारे समूचे A के अगर कोई अवयव है तो उसके लिए भी जो है एफ आर एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो हाँ ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एफ आर इज इक्वल टू आई, जो कि क्या है तत्समक क्रमचय लिखेंगे, तत्समक क्रमचय, तो लिखेंगे कि अतः आर एक ऐसा पूर्णांक है, आर एक ऐसा पूर्णांक है कि जिससे एफ आर इज इक्वल टू आई आ रहा है, एफ आर इज इक्वल टू आई, अतः आर एफ की कोटि है, therefore आर लंबाई के चक्र की कोटि आर ही होती है। ठीक है, जिसमें मैंने पहले आया था ना सिग्मा 4 इज इक्वल टू आई, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वो मैंने बता दिया था। तो देखिए इसको जो है हमने क्या किया, इसको थ्योरेटिकली जो है वो सिद्ध किया। ठीक है, तो कुछ नहीं, वो इमेजेस आती जाती हैं और इमेजेस उसकी आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर से आपको एक्सआर मिलेगा, एक्सआर से फिर से हम लोग कहाँ तक आ जाएंगे, x1 तक आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी अवयवों के लिए मैंने आपको बता दिया। छोटा सा थ्योरम है, 5 मार्क्स का है, ज्यादा में नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये है कि आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो है आपको बताना है, कहते हैं कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये तो आपकी क्या आई, चक्र की कोटि आई। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे क्रमचय की जो है कोटि के बारे में पढ़ेंगे, और वो क्रमचय की कोटि जो है वो कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है, वो भी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो है आपके डेफिनेशन आ जाती है कि क्रमचय की कोटि। और पता है ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन जो होता है, हमेशा ऑर्डर जब भी लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, तो क्या होता था, छोटे से छोटा एक जो है आपका पूर्णांक होता था। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जब हम लोग क्रमचय की बात करेंगे और उसकी कोटि की बात करेंगे तो भी जो है हम लोग क्या देंगे कि यहाँ पे भी जो है n जो है एक छोटे से छोटा जो है एक पूर्णांक होगा कि जिसके लिए एफ एन इज इक्वल टू आपको तत्समक प्राप्त होगा। तो सेम डेफिनेशन है, कुछ
चेंज नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि यदि f किसी परिमित समुच्चय A, परिमित समुच्चय A का एक क्रमचय हो, तो वह छोटे से छोटी प्राकृत संख्या, अब यहाँ पे नाम जो है क्या आ गया है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक नहीं। यहाँ आप लिख सकते हो धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक, तो बात बन जाती है। प्राकृत संख्या n जिसके लिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, Fn इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये तत्समक अवयव आना चाहिए, ठीक है, हो। तो f की SA में कोटि n कहलाती है। देखिए अब डेफिनेशन वही की वही है, वहां पे क्या था, अवयव था, यहाँ पे क्या आ गया, क्रमचय आ गया, और छोटे से छोटा जो है वहां पे मैंने क्या बोला था, धन पूर्णांक, यहाँ पे क्या आ गई, प्राकृत संख्या आ गई है, ठीक है। सबसे छोटी से छोटी ऐसी प्राकृत संख्या कि f के ऊपर अगर वो पावर लगा दें और हमें जो है तत्समक प्राप्त हो, सेम तत्समक प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी कोटि कहलाएगा। लेकिन अब ये करके ही नहीं देखेंगे, जैसे हमने सिग्मा में किया था ना, वैसे करके नहीं देखेंगे, इसके लिए अलग प्रोसीजर है, ठीक है, इसके लिए अलग प्रोसीजर है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रमचय को जो है उसको चक्रों के जो है गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, या कहें असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन पे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रही हूँ क्या है, क्योंकि पहले जो है अवयव के लिए जो है हम लोग अच्छी तरह से कर चुके हैं। अब जो है लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, ठीक है, ये भी बता ही चुकी हूँ कि किसी भी चक्र की कोटि उसकी लंबाई के बराबर होती है, क्योंकि अभी भी हमने जो है इसके लिए एक पहले एग्जाम्पल किया और उसके बाद थ्योरम भी किया। तो यहाँ पे जो है किसी भी जो है क्रमचय का, दूसरा प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये भी अभी भी मैंने लिखवाया आपको, ठीक है, दोनों है। तो अगर कोई भी क्रमचय मेरे पास f है, ये वाला, तो उसका जो है ऑर्डर क्या होगा कि f के असंयुक्त चक्रों की लंबाइयों का मसप, ठीक है, लंबाइयों का मसप, यानी कि जो पहले तो है आपको क्या होगा कि कोई भी जो है परम्यूटेशन यानी कि एक क्रमचय दिया होगा, तो उसमें चेक करेंगे कि कौन कौन से कितने चक्र बन रहे हैं, ठीक है, चक्र बन रहे हैं। फिर उसमें देखेंगे कितनी कितनी लंबाई के बन रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इस तरह से है 2, एक 2 लंबाई का बन रहा है, एक 3 लंबाई का बन रहा है और एक 6 लंबाई का बन रहा है, तो जो है यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपको इसका मसप लेना है, और मसप जो है जो भी संख्या आएगी वही जो है इसका ऑर्डर होगा। करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद सेम इस पे।
लेकिन उससे पहले जो है हमें बताना है कि वो किस तरह से जो है उसको हम लोग एक और पक्षांतरण है, ठीक है, वो हम लोग कर ले। उसके बाद जो है आपके ये क्वेश्चंस आ जाएंगे और क्वेश्चन बता दूंगी कि किस तरह से जो है यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा कि एफ के जो भी असंयुक्त चक्र होंगे उनकी जो भी लंबाइयां होंगी, ठीक है, उनका जो है मसप होगा वही जो है क्या होगा इस एफ की कोटि होगा। तो यहाँ पे जो है हमें छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो भी क्रमचय दिया होगा उसको पहले जो है असंख्य चक्रों के रूप में जो है व्यक्त कर देंगे, ठीक है, लिख लेंगे उस तरह से, और फिर लंबाइयां देख लेंगे प्रत्येक चक्र की और उनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो वो सॉरी मसप फाइंड कर लेंगे, एचसीएफ यानी कि, तो आपको मिल जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ एफ यानी कि एफ की कोटि, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है आपके आ जाता है पक्षांतरण यानी कि ट्रांसपोजिशन। अब ये नए नए शब्द जो है आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ते हो, ठीक है, और भी आगे पढ़ोगे, लेकिन आपको ध्यान में रखनी होगी ये सारी चीजें, आपको पता होना चाहिए। जब आप हायर स्टडी करते हो तो इन जो है शब्दों के बारे में भी पता होना चाहिए। पक्षांतरण यानी कि ट्रांसपोजिशन। अब ये क्या होता है, कहते हैं कि दो लंबाई का चक्र पक्षांतरण कहलाता है। अब दो लंबाई का कैसे, जैसे 1 2 लिख दो, ठीक है, ये इस तरह से 3 और 4 दोनों आपस में रिलेटेड हो, इनकी लंबाई कितने कितने अवयव है 2, तो लंबाई कितनी होगी 2। तो इस टाइप के जो है, ठीक है, इस टाइप के जो भी आपको चक्र मिलते हैं, अब इससे मतलब क्या है, एक का इमेज 2 है, 2 का 1, एक का 6 है, 6 का 1, 2 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 2, फिर से बताती हूँ, 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 3, ठीक है। तो ये इससे और ये इससे रिलेटेड है। तो इस टाइप के जो है दो लंबाई के जो भी चक्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पक्षांतरण से ही हमें पता चलेगा कि हमारा क्रमचय जो है वो कौन सा है, सम है या विषम है। लेकिन उससे पहले ये जो पक्षांतरण है उसके बारे में जो है हम लोग कुछ लिख लेते हैं पॉइंट। सबसे पहला, प्रत्येक पक्षांतरण का प्रतिलोम वह स्वयं होता है, वह स्वयं होता है। याद रखिएगा कि ये जो लैंग्वेज में जो भी कुछ चीजें लिखी है मैंने, ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाती है कुछ कुछ, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक क्रमचय पक्षांतरणों का गुणनफल होता है, ठीक है। प्रत्येक क्रमचय पक्षांतरणों का गुणनफल होता है, या मैं कह सकती हूं कि प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में
के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब तरीका देखिए, लिख रही हूं, अब तरीका देखिए कैसे व्यक्त कैसे किया जा सकता है। जैसे मेरे पास जो है एक चक्र ऐसा है कि A1 A2 से लेकर AN-1 AN एक चक्र है। अब मुझे क्या करना है, इस चक्र को जो है दो दो लंबाई के जो है चक्र बनाने हैं, यानी कि दो दो लंबाई वाले जो है आपके पक्षांतरण बन रहे हैं ना, वो बनाने हैं। तो पता है शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले A1 से तो करते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह से एलिमेंट कौन से लेते हैं, पीछे वाले लेते हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट जो है अगर स्टार्टिंग का लिया तो इसके बाद वाला एलिमेंट जो देखिए AN A1 AN-1 A1 AN-2 and so on, ये हो जाएगा A1 ये A2। अब देखिए कहाँ से किया, AN से स्टार्ट किया, N-1 इस तरह से आगे बढ़ते 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 गए और कहाँ तक आ गए, A2 तक आ गए। पीछे से जाना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल करेंगे ना उसमें ऐसा ही होगा कि उसको पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त करके बताना होगा कि हमारा क्रमचय जो है सम है या विषम है, ठीक है। कैसे लिखना है, अगर कोई भी आपके पास चक्र है ये, ठीक है, ये इतना बड़ा सा चक्र है, AN तक इसके एलिमेंट है, उसको पक्षांतर यानी दो दो लंबाई के अगर चक्र बनाने हैं तो शुरुआत तो A1 से करनी है, एलिमेंट कौन से लेने, पीछे से AN AN-1 AN-2 से लेकर A2, ठीक है। तो अभी ये जो संख्या होती है ना, जितने बनते हैं, मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको। चलिए, इससे पहले कोई क्रमचय मेरे पास सिग्मा 2 4 और ये है यहाँ पे 3 5, मतलब क्या है, 2 की में 4 है, 4 की 3 है, 3 की 5 है, लेकिन 5 की फिर से 2 है। चलो इसको पक्षांतरण के रूप में व्यक्त करना है मुझे, तो 2 पहले 5 फिर 2 फिर ये 3 फिर 2 और ये 4। अब पता है, अब इसको आप क्या करो कि पूरे एक्सपांड करके लिखो और गुणा करो, तो फिर से आपको ये मिलेगा, सेम ये मिलेगा। क्या किया कि मुझे इसको पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ये मेरा चक्र है एक, ठीक है। तो कहां से शुरू करूंगी, 2, लेकिन एलिमेंट इसके साथ कौन से लूंगी, 5 फिर 3 फिर 4, पीछे से लेने एलिमेंट, ठीक है, पीछे से। इसका पर्पस क्या है पता है, क्योंकि जैसे आप इसको एक्सपांड करो और गुणा करो तो फिर से आपको पूरा वही का वही जो आपका क्रमचय था, यानी जो चक्र था, वो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो है एक परिभाषा है जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी। तो देखेंगे कि इसके बाद परिभाषा है, टाइम का नहीं है तो हम लोग जो है अगली क्लास में कर लेंगे।